स्थान मिले, जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। सभी से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर खड़े रहें और इस पवित्र संकल्प पर माने। मैं आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, डीन महोदय और निदेशक महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे आएं और ध्वजारोहण का पवित्र कर दो चलो हाँ चलाओ। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। उई उई उई। अरे एंकर साहब एक मिनट वापस अपनी फोटो लीजिए। आ जाओ। महोदया श्रीमती प्राची जिंदल जी और निदेशक महोदय श्री विकास नाथ जी उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही इस समारोह में उपस्थित सभी शिक्षकों और छात्रों का भी हम अभिनंदन करते हैं। आपका साथ और समर्थन हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण होगा। अब सभी का स्वागत करने और स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार साझा करने के लिए हम हमारे आदरणीय निदेशक महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि वे मंच पर आएं और हमारा अपने प्रेरणादायक शब्दों से मार्गदर्शन करें। ऐड कौन रखता है? इसमें ऐड आता है, वीडियो नहीं है। Honorable Vice Chairman sir, Dean Madam, esteemed colleagues and my dear students. हमने पढ़ाई अंग्रेजी में करी, इसलिए अंग्रेजी पढ़ने की आदत पड़ी हुई है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आज़ादी अपना रंग ला रही है वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मेशन हमें भी आ रही है। आज हम इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं और इस उपलक्ष्य पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आज़ादी का मतलब क्या है? When we say the word freedom, लीडर्स पर, अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर, और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, कोर्ट्स हैं, पार्लियामेंट है, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी बॉडीज के फॉर्म में हमें कंट्रोल कर रहे हैं, उन सब पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। आज जब मैं इधर से बोल रहा हूँ, हम अपने आसपास के देशों की तरफ देखें। वेस्ट पाकिस्तान हमारे साथ ही फ्री हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे साथ ही फ्री हुआ था।
और श्रीलंका 1948 में 1 साल बाद हमारे से उसको फ्रीडम मिली थी ब्रिटिश रूल से। पर इन तीनों देशों की हालत देखिए इस बार क्या है। हमारे सब पड़ोसी देशों के अंदर इस समय अराजकता, इंस्टेबिलिटी, ये सब चीजें हैं। पर हमारा देश इतना बड़े होते हुए भी इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी की वजह से हम लोग स्टेबल हैं और 7% जीडीपी ग्रोथ के साथ प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो उपलब्धि है हमारे इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के अंदर वो ये है कि हम एक विशाल देश होते हुए भी, इस देश के नागरिक होते हुए भी एक ऐसे सुरक्षित देश के अंदर जी रहे हैं जहाँ पे किस आज़ादी की हवा के अंदर हमें किसी तरीके का भय नहीं है। और ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमें इस पहले अल्फाबेट F के ऊपर भरोसा है, फेथ इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इंस्टीट्यूशंस एंड लीडरशिप। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में रहे तो हमें एक ऐसी सरकार को हमेशा अपने साथ रखना है जो हमें वो सुरक्षा प्रदान कर सके, जो कि बाकी देशों के अंदर जहाँ पे भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा। दूसरा अक्षर R, रेजिलियंस, a nation's ability to bounce back from challenges। हमारे देश में कितनी तरीके की दिक्कतें आई, हमने खुद इस चीज को विटनेस किया। 2020 कोविड, हमने अपनी वैक्सीन बनाई और इतने बड़े 140 करोड़ के देश के अंदर भी सबको वैक्सीनेट किया। अपने आप को वैक्सीनेट नहीं किया, हमने कितनी डेवलपिंग कंट्रीज को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा दी। ये हमारी रेजिलियंस है। 1991 में जब हमारे देश में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई तब भी हमने फाइट बैक किया। कारगिल का जब वॉर हमारे पे इम्पोज किया गया तब भी हमने फाइट बैक किया। ये मीनिंग है इस अक्षर R का हमारी फ्रीडम के अंदर, रेजिलियंस। और हम सब में ये ताकत है भारतीयों के अंदर कि हम जब हमारे पे चैलेंज इम्पोज किया जाता है हम वापस फाइट बैक करके प्रूव करते हैं कि हम सिर्फ आजादी के लिए नहीं लड़े थे, हम हर वैसी चीज से लड़ सकते हैं जो हमारे लिए एक चैलेंज बन के उभरती है। थर्ड अल्फाबेट E, इक्वालिटी, इक्वल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज एंड राइट्स। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। हरिजन है, पिछड़े जात के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, इन सबको हम साथ लेके चलते हैं। ये हमारे देश की एक खूबी है। दूसरे देशों में जहाँ पे कि एक ही धर्म के लोग पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे कितने अनेकों धर्म के लोग हैं और हम साथ मिलके रहते हैं। इस टाइम पर भी जब जब हमारे सामने चैलेंज आया हम लोगों ने मिलकर उस चैलेंज को फेस किया और अपनी यूनिटी प्रूव करी। अगला E, एम्पावरमेंट, एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, वुमेन, यूथ एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। जब मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी और वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, विकसित 2047 की आजकल बहुत बात चल रही है। भेजा जाता है हमको यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपने विकसित भारत के लिए क्या एक्टिविटीज करी। हम सब चाहते हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत को भी देखें। 2047 तक कितने लोग हम में से होंगे, कितने नहीं होंगे, और जो होंगे वो बहुत बूढ़े होंगे। पर ये वो समय है जब विकसित भारत की नींव डालना हम सबका कर्तव्य बनता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन एक विकसित भारत देखे, एक वैसा भारत देखे जैसे कि यूएसए, फ्रांस जैसी कंट्रीज हैं, यूके जैसी कंट्री हैं, जहाँ पे हमें जाकर रहना पसंद अच्छा लगता है। और समटाइम आई सी कि हमारे फेलो सिटीजन्स बड़े प्राइड फील करते हैं कि हमारा बच्चा यूएस से बढ़ के आया, हमारा बच्चा फ्रांस से बढ़ के आया। इसमें प्राइड नहीं है कुछ भी, इसमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश में जहाँ पे कि इतनी चीजें हैं तब भी हमारे देश के जो लोग हैं उनको बाहर जाके पढ़ने में अच्छा लगता है। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमको ये सोचना चाहिए कि क्यों 25 लाख स्टूडेंट हमारे इस देश को छोड़ के बाहर जाता है। वो इसलिए कि वहां की पढ़ाई अच्छी है, या हमें वो बैज अच्छा लगता है जिसको हम यहाँ पे आके बोलते हैं कि आई एम फॉरेन रिटर्न। और सोचिए कि फॉरेन रिटर्न का मतलब क्या है कि आपको अपने देश के ऊपर ये भरोसा नहीं था कि यहाँ पे आपको एजुकेशन अच्छी मिलेगी। तो सोच के ऊपर
भी हमें सोचना चाहिए कि क्या ये सोच सही है। और एक जहाँ पे हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षक लोग हैं, हम दूसरों की लाइफ को हम टच करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, डेवलप करते हैं, वहाँ पे हमारे सामने ही इतने सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बाहर जाते हैं। मेरे ऑफिस में आती हैं वो एप्लीकेशन जिनको मैं खुद साइन कर रहा हूँ और उनसे बोलता हूँ कहाँ एडमिशन मिली, तो वो एक फॉरेन यूनिवर्सिटी का नाम बताता है। नैक के अंदर हम बड़े गर्व से बोलते हैं कि हमारे बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं। पर फ्रीडम का मतलब ये नहीं था। फ्रीडम का मतलब ये है कि हम भी वैसे देश की तरह बने कि लोग बाहर से आके हमारे पास पढ़ के when we say we are विकसित भारत, a developed India. Next alphabet is D, dignity. Preserving human dignity by providing education. पढ़ाई इसलिए की जाती है कि हम अपने से छोटे को भी अपने साथ लेकर चल सकें। जहां हमारे समाज में इतना डिवाइड था और अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया यहाँ पे, और आज तक हमें देखने को मिलता है कि कास्टिज्म इतना डीप रूटेड है हमारे समाज में। पढ़ाई लिखाई के बाद भी कई लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो मुझे सुनने में आता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, और शूद्र अपने आप को कोई बोलना चाहता नहीं। रिजर्वेशंस, SC ST कैटेगरी, OBC, पॉलिटिशियंस ये चाहते हुए भी हटा नहीं पा रहे। ये अपने आप में एक आजाद देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब तक ये रिजर्वेशन नहीं हटेगा तब तक हम पूरी तरीके से इस आजादी का मीनिंग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हम रिजर्वेशन को लेके ये चलना चाहते हैं कि ये एक रिलैक्सेशन है जिसकी वजह से हम आगे आ सकेंगे। वो उस टाइम की नीड थी 1947 में जब B.R. अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और वो ये चाहते थे कि पिछड़े वर्ग के लोगों को साथ लेके चल सके हम आगे। आज 78 ईयर्स के बाद, और जब हम 100 साल की बात कर रहे हैं 2047 के अंदर, किसी देश में रिजर्वेशन सिस्टम नहीं दिखता। हमें ये रिजर्वेशन सिस्टम को धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग की इंक्लूसिव ग्रोथ भी हो और हम सब उन पिछड़े वर्ग के लोगों को साथ लेके चल सकें। By 2047 we should try that this reservation system also gets abolished. O for opportunity, opportunity for entrepreneurship, innovation and growth. हमारी सरकार ने ये सिस्टम क्रिएट कर दिया। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है जिसका कि बेसिक पर्पस रिसर्च का है। इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल्स हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर एस्टैब्लिश किए गए। अल्टीमेट एम है कि हम वैसा इकोसिस्टम क्रिएट करें जहाँ पे कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी इनोवेशन क्रिएट हो सके। और जैसे चीन है, US है, जहाँ पे कि इनोवेशन के नाम पे बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह होती है, वैसे हमारे देश के अंदर भी वैसा इकोसिस्टम बने। मेक इन इंडिया तभी हमारा सक्सेसफुल हो सकेगा जब इनोवेशन सेटअप हमारे देश का अच्छा होगा। और वो दिन दूर नहीं जब हम उस पर्टिकुलर एम को भी अचीव कर सकेंगे। लास्ट वर्ड ऑफ फ्रीडम M, मोटिवेशन। मोटिवेटेड पीपल ड्रिवन बाय शेयर्ड विजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबीइंग। ये जितने अक्षर हमने ऊपर बोले ये तभी संभव है अगर हमारे ये शेयर्ड विजन के अंदर दिखे। हम सब ये चाहते हैं और अंडरस्टैंड करें कि हर वर्ड, हर अल्फाबेट जो हमने बोला उसका क्या मीनिंग है और हर अल्फाबेट के लिए हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तब लोग बोलेंगे कि यस वी आर मोटिवेटेड इंडियंस हु नो द मीनिंग ऑफ फ्रीडम एंड वी विल अचीव दिस फ्रीडम वंस वी कंप्लीट ऑल दिस। एक फ्रीडम हमने 1947 में गेन की थी जिसमें कि हमें ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली, और एक फ्रीडम आज हमको प्लेज करना है कि हम अचीव करेंगे जिसमें कि हम अपने देश को सेल्फ रिलायंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट और सेल्फ मोटिवेटेड लोगों के साथ मिलकर आगे लेके जा सकें। तो अभी एड्रेस करना चाहूंगा क्योंकि जनरेशन अल्फा तो अभी हमारे पास नहीं है, पर वो भी पैदा होते हुए हमको दिखी, जैसे वो छोटी में मम्मी के साथ अपने बैठी हुई है ना। तो दीज आर जनरेशन अल्फा। जनरेशन Z
बहुत ही इंटेलिजेंट जनरेशन है। इसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन को होते हुए देखा। पैदा होते ही इनके हाथ में मोबाइल फोन, सामने कंप्यूटर, पेरेंट्स को उन्होंने लैपटॉप यूज करते हुए देखा, टैबलेट यूज करते हुए देखा। इनको टेक्नोलॉजी का असल में मीनिंग पता है। हमने टेक्नोलॉजी तब देखी जब टेक्नोलॉजी आई, तब तक हमारी स्कूलिंग कंप्लीट हो चुकी थी। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है जनरेशन Z को अगर देखें तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट जनरेशन है, पर इस समय ये जनरेशन थोड़ी सी मिसलेड है, क्योंकि इनकी दुनिया सिर्फ नेट के अंदर सीमित होकर रह गई। इसलिए इनका नाम हमने बोला नेटिजन्स। दे आर आल्सो नेटिजन्स। ये उस इंटरनेट से बाहर नहीं निकलता है। हर चीज इनको इंटरनेट, सोशल मीडिया के ऊपर देखने की आदत है। जबकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक दूसरे को मिलकर, ग्रीट कर साथ बैठकर बात करने की एक परंपरा रही है। अनलाइक वेस्ट, जहाँ पे कि लोगों को मिलना भी हो तो अपॉइंटमेंट लेनी होती है, हमारे भारतीय समाज के अंदर बेल बजा के आप दूसरे के पास जाके नमस्ते करो तो वो आपको चाय का कप पूछेगा, आपको बिना पानी के आने नहीं देगा। ये हमारा समाज है, ये हमारी ब्रिंगिंग अप है। जब मैं जनरेशन Z की बात करता हूँ तो उधर ये थोड़ा सा डिसओरिएंटेशन देखने को मिलता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों के बारे में देखिए और अपनी जो धरोहर है, हमारी जो कल्चर है, वो ट्रांसफर होनी चाहिए फ्रॉम आवर जनरेशन टू द कमिंग जनरेशंस, so that there is no disconnect between our generations and the next generations. So I talk to Yuva by saying that Yuva stands for Youth, Unity, Vision and Action. And Generation Z is meant for this. It means young people united with clear vision, determined action to drive positive change and development. This is the meaning of Yuva in today's scenario, which is Generation Z. We will be retiring after 10 years, 15 years, but you will be taking up action in your hand down the line. And hence, I would like to congratulate Yuva today on the 78th Independence Day, that the future of our nation is in your hands and you should be strong enough to handle this nation. With this, I rest my words and wish you a very happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata। और प्रेरणादायक शब्दों के लिए चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वीरों की शहादत को हम दिल से सदा मान दें, हम सदा सलाम दें। अब हमारे सामने प्रस्तुत होगी एक अद्वितीय नृत्य प्रस्तुति, जिसे हमारे मुद्रा क्लब के प्रतिभाशाली सदस्यों ने तैयार किया है। इस प्रस्तुति के माध्यम से हम उन महान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आइए तालियों से इनका स्वागत करते हैं। ये आवाज है एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते मुझे कंधे से उतार देना और मेरी माँ के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा माँ, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया। माँ को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो
भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे। छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि माँ को संभाल ले वो, पर ये बात भी जहन में डाल ले वो कि एक माँ यहाँ आंसू बहा रही है तो दूसरी माँ उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक माँ के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे माँ के लिए फर्ज भी। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है। तो क्या हुआ, उसका पति जिंदा है, देश तो जिंदा है। हो सके तो मेरे पड़ोसियों, मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना। वो देख ले मुझे, फिर मुझे जला देना। लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू मत बहाना, क्योंकि जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा। शहीद देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा मैं। मेरे दोस्तों, एक आखिरी बात आज की युवाओं से जरूर करें। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बेशक बनो, लेकिन दिल में देश का नाम हमेशा कर सको तो कुछ ऐसा करना जिससे देश पे आने वाली हर मुश्किल की शिकस्त हो। पूरे साल तिरंगा कुछ यूं लहराए मानो हर दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त हो। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ माई मेरी क्या फिक्र
जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। हमारे प्यारे छात्रों ने आज इस मंच पर देशभक्ति से भरी हुई प्रस्तुति दी है। उनकी मेहनत और समर्पण को सलाम करते हुए हम सबको गर्व होता है कि वे हमारे देश का भविष्य हैं। उनकी प्रस्तुति ने हमें याद दिलाया है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया और अपने प्राणों की आहुति दी। मुद्रा क्लब के सभी छात्रों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ इस अद्भुत प्रदर्शन के पश्चात हम सभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय के विचारशील संबोधन का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। उनके शब्द हमें हमेशा सदैव नई प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मैं हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे आए और मंच पर बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्रा क्लब के सभी छात्रों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और उन्हें कांग्रेचुलेट करता हूं इस तरह का अनोखा नृत्य प्रस्तुत करने के लिए। सभी जो है एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों को। इंडिपेंडेंस डे सब सुन रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सब मैसेजेस भी व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। अच्छा लगता है, लोग सामने से विश कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सवाल ये उठता है, इस इंडिपेंडेंस के मायने हम लोग कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, कितना महसूस करते हैं? क्या रियलिटी में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने महसूस किया था, क्या उसका छोटा सा क्षण भी हम महसूस कर सकते हैं? मेरा जवाब ये रहेगा ना। वो जो थ्रिल थी उनके अंदर, जो जज्बा था देश के लिए, वो हम सब भूल चुके हैं। पीढ़ियां दर पीढ़ियां, decades has gone, we have forgotten। इस वक्त सिर्फ हमें एक ही चीज की इच्छा रहती है, मैं प्रथम। हम बोलने वाले व्यक्ति बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। जब जुबान पे ही मैं है, मैं ही प्रथम हूं, तो देश कहां से आ गया? अब सवाल ये उठता है, कुछ कहेंगे कि अगर मैं तरक्की नहीं करूंगा तो देश कहां से तरक्की करेगा? वाजिब जवाब है, अगर मैं तरक्की नहीं करूंगा तो हम कहां से तरक्की करेंगे? उसका सीधा सीधा अर्थ ये है, मैंने तो तरक्की की, पर हमारे लिए उसने क्या किया, कितना योगदान दिया? एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, जिसमें मैं, हम सब लोग, सभी शामिल। रोज हम लोग जो है बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। 11 साल हो गए मेरे ख्याल में, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए रेगुलर मैं और मैडम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। कुछ दिनों से हम रोज देखते हैं कि स्ट्रीट्स पे लोगों ने कूड़ा कर रखा है, कचरा कर रखा है। हम बात करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता, पर उसके लिए कुछ करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। वही कूड़ा कचरा अगर हमारे घर में होता तो हम समय भी निकाल लेते उसको साफ करवाने के लिए, क्योंकि वो मेरा घर नहीं है,
तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया मैंने, इच्छा है करने की। डायरेक्टर सर को मैं सुन रहा था, काफी अच्छा सर ने भाषण दिया। सर ने बोला कि 25 लाख बच्चे भारत को छोड़ के बाहर की शिक्षा लेने जाते हैं, और मैं बोलता हूं कि जो और कुछ बच्चे बच गए हैं जो इंडिया में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका भी यही सपना होता है कि वो बाहर जाके पढ़े। आर्थिक स्थिति की वजह से या किसी और स्थिति की वजह से वो बाहर नहीं जा पाते। रीजन क्या है बाहर जाने का, बाहर पढ़ने का? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, क्या पढ़ाई बहुत अच्छी है, क्या उनका रिसर्च बहुत अच्छा है, क्या लोग बहुत अच्छे हैं? मैं आज वर्ल्ड के हर एक कॉन्टिनेंट में घुमा हुआ हूं, और मैं आज आपको गर्व से एक बात तो जरूर कह दूंगा, जो इमोशंस, जो वैल्यूज, जो इंटीग्रिटी हम सब लोगों में है, वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति में या किसी भी देश में नहीं है। सिर्फ कारण एक ही है, हम इतने सारे सवालों से घिरे हुए हैं। हम नेताओं को गालियां देते हैं, हम अफसरों को गालियां देते हैं, बस एक सवाल है जिसका अगर आप सब लोगों में से एक कोई भी जवाब दे दे और उसको फिर हम सब अपना लें, तो काफी मदद होगी इन सवालों को सुधारने में। तो आप सब लोगों से मेरा सिर्फ एक सवाल है, यूरोप, अमेरिका, यूके, यूएसए, जापान, बहुत सारे देशों की हम बात कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, साफ सफाई है, भारत में नहीं है। क्या कोई मुझे बता सकता है उसका कारण क्या है? प्लीज रेज योर हैंड। फैकल्टीज को छोड़ के मैं बच्चों को चाहूंगा कि बच्चे अपना हाथ खड़ा करें और इस सवाल का जवाब दें। कोई भी एक बच्चा, जो भी आपके मन में आता है, यूएस, यूके, जापान और या अन्य कोई भी देश जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वो क्यों अच्छे हैं? यस बेटा। सर, आई थिंक वहाँ का एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे सेफ नहीं है हम लोग जितना बाहर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर ये क्या ये सवाल का जवाब है? नहीं। छोटा बच्चा एक बोलना चाहता है, वेरी गुड। प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। माइक दीजिए बच्चे को, बताइए बेटा। पॉपुलेशन एंड लिटरेसी। पॉपुलेशन एंड लिटरेसी, क्या ये जवाब सही है? कुछ हद तक। कुछ हद तक ना। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मेरे सवाल का जो जवाब है, जो मैं सुनना चाहता हूं या हम सुनना चाहते हैं, उसका वो जवाब नहीं है। अब आप यस बेटा प्लीज। सर, राइट साइड ऑफ पीपल सर वो अपने घर का कूड़ा सर बाहर फेंकते थे, अपने घर से मतलब नीचे फेंक देते हैं सर। काफी क्लोज है ये व्यक्ति। अब इनसे जो है आप जवाब सुनना चाहेंगे या जवाब निकालना चाहेंगे? यस सर प्लीज। सर, जैसे हमारे देश के लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपनी कंट्री को लेकर, तो आगे देश के लोग रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जापान में। एक्सीलेंट आंसर। द रीजन इज डिसिप्लिन। प्लीज हैव अ सीट। जापान, यूके, यूएसए, यूरोप, स्विट्जरलैंड, आप किसी भी कंट्री को ले लीजिए, अगर सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए हैं
तो all the citizens of that country will follow that. They are self-disciplined. That is the utmost reason why our country is failing. हमारे पास systems हैं, policies हैं, structures हैं, सब कुछ बना रखा है, constitution है, इससे भारी constitution किसी ना देश का है ना कोई होगा, but we are not self-disciplined. ये जुबान, ये दिमाग और ये दिल, ये तीनों चीजें जब मिल जाएंगी, एक ही बात करेगी, तब इस देश की होगी तरक्की। अभी ये जुबान इस तरफ जाती है, दिमाग इस तरफ जाता है, और दिल के तो क्या कहने। तो इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पे मैं आप सभी लोगों को सिर्फ एक ही चीज करने की सलाह दूंगा और आप सबसे कहूंगा कि प्रण ले, सिर्फ एक चीज का, कि हमें ये चीज करनी है या नहीं करनी है। If you will do that thing with self-discipline for 21 days regularly, anything which continues for 21 days regularly, that makes a habit. अगर विश्वास नहीं है तो करके देख लीजिएगा। 21 दिन नियम से लगातार आप एक चीज को फॉलो कीजिए, आपकी हैबिट बन जाएगी और सालों साल जन्म से आप जो है वो हैबिट को कभी छोड़ नहीं पाएंगे। सो इसी वाक्य से मैं अपनी जुबान को पूर्ण विराम देता हूं इस वक्त, और आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी सभी लोग मेरे साथ एक बार जय हिंद का जोर से नारा लगा देंगे, और जो लोग दिल से भक्ति से अपने देश को जय हिंद बोलना चाहते हैं वो खड़े होके इसको जो है सलाम करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जोरदार नारे के लिए हमारे देश की विविधता में एकता की ताकत को पहचाने और इसे सहेजे। हर धर्म, हर भाषा और हर संस्कृति इस धरती की सुंदरता को बढ़ाते हैं। हमें मिलकर इस देश की उन्नति के लिए काम। आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी है। नमस्कार आदरणीय अध्यापक और प्यारे विद्यार्थी, मैं प्रोफेसर और दिव्य इस विशेष कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हमारा देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है हमारे देश ने कितने संघर्षों के बाद आजादी प्राप्त की। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की खपत किए बिना देश के लिए लड़े, उनके बलिदान को हम कभी भूल नहीं सकते। आज हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि हमारी आजादी की कीमत हमारे सेनानियों ने चुकाई। आओ हम मिलकर आजादी का जश्न मनाएं और अपने देश के सारे जवानों, वीर जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करें। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमारा हेरिटेज क्लब की ओर से आपके लिए एक विशेष प्रश्नोत्तरी तैयार करी गई है, जिसमें आपसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय धरोहर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। इस खेल के अंतर्गत आप भारत के बारे में कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे जो आपने कभी सुना न जाना होगा। श्री हरिवंश राय बच्चन जी की एक पंक्ति के साथ आइए हम शुरुआत करते हैं। आज उचित उन वीरों को करना सुमिरन, जिनके आंसू, जिनके लोभ, जिनके शंकर से हमें मिला है दुनिया में ऐसा अवसर, हम तान सके सीना ऊंचे रखे गर्दन। आजाद कंठ से आजादी का करे गान,
आजादी का। आइए अब पहले काम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आप इन युग पुरुषों के बारे में कितना जानते हैं। ये 19वीं सदी के क्रांतिकारी विचारधारा के लिए मशहूर थे। Please raise your hand. Please raise your hand. Yes. Bal Gangadhar Tilak, left Lala Lajpat Rai, and here Bipin Chandra Pal. Yeah, this is a correct option. They advocated for the Swadeshi movement, which called for boycotting imported goods and using Indian-made products instead. इन्हें मध्य भारत के आधुनिक इंजीनियर और महाराज के रूप में जाना जाता था, जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते थे। उनके द्वारा बनाए गए रेलवे और बांध अभी भी उपयोग में हैं। Yes. Raja Madarao is India too. Yes, it's right. He also loved wildlife, and also he became the first person in India who rehabilitated African lions from South Africa in Kulu National Park, Madhya Pradesh. इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सर, अभिजीत सर। Raja Ramon Roy. Yes, यह महान वकील और लंदन संसद के महान पहले भारतीय अश्वेत सदस्य थे, जिन्होंने ब्रिटेन की संसद में महिला अश्लीकरण विधायक पारित किया था। Yes, ma'am. Dadabhai Naoroji. Yes, ma'am. ये 1857 के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। ये 1857 के सबसे पहले स्वतंत्र सेनानी थे। Yes. Parker Open. Yes, ma'am. That's right. Yes, sir. Yes, sir. Something right. क्या है आंसर? I'm psychiatrist. So now let's go for the round second. The foods of India. No. जलेबी आधारित तौर पर किस देश से उत्पन्न हुई थी? सर, Yes, sir. हमारे वेदों और आयुर्वेदों के आधार पर भारतीय भोजन के 3 भोगों के नाम बताइए। 3 भागों के नाम बताइए। सात्विक, तामसिक और तीसरा नहीं आ रहा। सात्विक, तामसिक, राजसिक। This is the correct. भारत का मुख्य और प्रिय भोजन तो मूल रूप से नेपाल से आया था। It is a staple food of India. No, ma'am. रोटी। थोड़ा से सही। Near to खिचड़ी।
सर ने बोल दिया एक आंसर उसका। राइस एंड दाल चावल। घी की उत्पत्ति सबसे पहले भारत के किस राज्य में और कहाँ हुई थी? No, that's not correct. Anyone know the answer? That's correct, but we have to tell the state name also. No, not South India. Bengal. No, sir. No. Odisha. जगन्नाथपुर। निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रीट फूड भारत भर में अधिकतर सड़कों पर पाया जाता है? ये कैंसिल है क्वेश्चन, सबका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वड़ा पाव का आविष्कार किसने किया? Any correct answer? Please don't use phones. Next time, Ashok Vaidya. Now there are some facts regarding Indian food, which we fact 1. India is the biggest consumer of jalebi. We also get name of some rice milk dish referred as sheer are found in 12th and 13th century books like Padmavat. Samosa too existed as sambosa is Middle East much of before 13th and 14th century. When it come to India, Rajma originally belongs to Mexico and it is staple diet there. The main ingredients of Indian dish like potato, tomato, chilies are not found in Indian origin. The Portuguese brought with them. The Portuguese also introduced sugar. Before that, they used honey and fruit as sweeteners. Coffee was not known as India before 16th century and was popularized by British. Round 3rd. Dance forms of India. Question number 1. Natya Shastra is an Indian. What is Natya Shastra and who wrote it? Yes, ma'am. It was actually written by Bharat Muni, and it's basically kind of an encyclopedia for all the dance forms. Yes, ma'am. That's right. Natya Shastra is an ancient Indian music and aesthetics. It was written by Bharat Muni. In fact, Bharat Muni is revered as the father of Indian theatre and performance art. Second question is a video. Next round. Yes. Next slide.
नीचे अगर 4 राउंड नहीं हो रहा है, skip to 4th round. Videos नहीं play हो रही थी. Let's go for the 4th round. We have some technical issue. हमारे भारतीय राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? Any answer? No ma'am. No ma'am. Bengali Balikum. Bengali. Bengali. Balimya. Yes sir. That's right. भारतीय, please listen to the next question. में होकर गुजरती है. Sir, Ujjain is the correct answer. Please, maintain the control, please. Our Indian culture is so great and so holy that we have been a temple dedicated to Kartrekha near Ujjain. भारतीय भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? Please do it. That's what. Scott Jonathan? No. No, that's not. That's the correct answer. James Lennon is the correct answer. Round 6, Music of India. आप सभी को अंतिम राउंड तक पहुंचने पर ढेरों बधाई। अब समय आ गया है अपनी सारी ऊर्जा और ज्ञान का प्रदर्शन करें। यह आपके कला है, तो चलिए इसे ज्ञान का बनाते हैं। Who is referred as the father of Indian classic music? No. You have to raise it. Please raise the hand. Please raise the hands. Please raise the hands. Yes. No. Yes, that's the correct answer. That's correct. Fact about Purandar Dasa. He was composer, singer, and one of the chief founding prominents of classical music. In honor of his significant contribution to Carnatic music and classical music, he is widely referred as Pitamaha, that is, grandfather of classical music. Name this instrument. Don't Google it. Please don't Google it. Is it Veena? No. No, ma'am. Guitar? No. Please do not give No. Mega bed. The invitation. किसी और के पास आंसर नहीं है तो मैं दे रही हूँ because I know what it is. बच्चे मुझे बता चुके हैं. Mayuri. Yes, this is the correct answer. Third. Sir. No, sir. Santoor. Yes, ma'am. Santoor.
also refer as or mandal. Next, which is no sir. No. No, ma'am. Tanpura, which is also referred as Tambura. Next. Yes, that's correct answer. स्वतंत्रता दिवस पर आधारित इस प्रश्नोत्तरी का समापन हो चुका है। अब सर एक स्वतंत्रता दिवस पर आधारित इस प्रश्नोत्तरी का समापन हो चुका है। अब सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी जानकारी का अच्छा प्रदर्शन किया। इस उत्साह और ज्ञान के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति का अंतिम में हो। अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में संसार के हृदय में तेरी प्रभा हो जाए। तेरा प्रकोप सारे जग में महाप्रलय है। तेरा प्रसन्नता ही आनंद का विषय है। वह भक्ति दे की विस्मिल सुख में तुझे ना भूले, वह शक्ति दे की दुख में कायम न हृदय डोले। धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं हम सबको। मैं हमेशा जहाँ भी मैंने जॉब किया है ये गीत हमेशा गाया है, या तो 26 जनवरी पर या 15 अगस्त पर। ये बहुत ही पुराना गाना है और आपके सामने पेश करना चाहूँगी। होप कि मैं ठीक ठाक पेश कर पाऊँ।
धन्यवाद। हम इस खूबसूरत समारोह के अंत तक पहुंच चुके हैं। मैं इस कॉलेज में हर एक छात्र की तरफ से यहाँ उपस्थित आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, डीन महोदय और निदेशक महोदय से हमारे सभी सम्मानित शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही इस तरह के समारोह का आयोजन करने के लिए और हमें यह अवसर प्रदान करने के लिए हमारी प्रबंध समिति का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उपस्थित श्रोतागण जो हमें प्रोत्साहन देते हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। दो पंक्तियों से हम इस समारोह का अंत करते हैं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। धन्यवाद।